मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे जुडिशरी के बारे में कि न्यायपालिका की हमने मीनिंग डेफिनेशन देखी थी, उनके न्यायपालिका का महत्व देखा था, न्याय विभाग के जो कार्य हैं, न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनकी चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या मीनिंग है, न्यायपालिका स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, क्या आशय हैं, उन पर चर्चा करेंगे। न्यायपालिका कार्य क्षेत्र निस्संदेह रूप से विस्तृत और व्यापक है। उनके द्वारा विविध प्रकार के कार्य किए गए और संविधान के द्वारा तीनों अंगों को पृथक पृथक शक्तियाँ प्रदान की। व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों को निर्माण करना है, कार्यपालिका का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित यानी कि लागू करना है, और न्यायपालिका का उपरोक्त दोनों के द्वारा बनाए गए कानून क्रियान्वित किए गए कानून की संविधान के अनुसार वैधता अवैधता की जांच करना है, और संविधान की रक्षा करना है, संविधान की व्याख्या करना है, और देश के नागरिकों में को न्याय, सस्ता सुलभ न्याय प्रदान करना है। लेकिन प्रश्न उठता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मीनिंग क्या है। तो निस्संदेह रूप से न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र मैं जैसा बता रहा था कि विस्तृत और व्यापक है और बहुत सारे काम किए जाते हैं। लेकिन न्यायपालिका इस प्रकार के कार्यों को उस प्रकार कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। न्यायपालिका स्वतंत्रता से हमारा आशय है कि न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने और न्याय प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कर्तव्य पालन किसी से अनुचित तौर पर प्रभावित नहीं होना चाहिए, और जहाँ न्याय किसी से प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से या निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि वह न्याय नहीं हो सकता। सीधे साधे शब्दों में इसका आशय है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका किसी राजनीतिक दल, किसी वर्ग विशेष और सभी दबावों से मुक्त रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। न्यायपालिका स्वतंत्रता का महत्व और आवश्यकता। न्यायपालिका विविध कार्यों को इसी तरह कुशलतापूर्वक संपन्न करती है जबकि वह स्वतंत्र हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति ड्राफ्ट ने कहा था कि सभी मामलों में, चाहे वो व्यक्ति और राज्य के बीच में हो, चाहे अल्पमत बहुमत के बीच में हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली निर्बल के बीच में हो, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना किसी भय और पक्षपात के निर्णय देना चाहिए। डॉक्टर गार्नर ने इस संबंध में लिखा कि न्यायाधीशों की सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का सारा ढांचा खोखला प्रतीत होगा और ऊंचे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। पहला देखेंगे लोकतंत्र की रक्षा हेतु। अपने अन्य अभिप्रायों से लोकतंत्र एक सीमित और मर्यादित शासन व्यवस्था का नाम है और शासन को मर्यादा में रखने का कार्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्रीय शासन के प्रतीक होते हैं और नागरिकों की स्वतंत्रता और कानून की दृष्टि से व्यक्तियों की समानता, इन दो लक्ष्यों की प्राप्ति स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर की जा सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र के प्राण कहा जा सकता है। दूसरा, न्याय की रक्षा हेतु। न्यायपालिका सबसे प्रमुख कार्य कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय प्रदान करना होता है और न्यायपालिका ये कार्य तभी भली भांति कर सकता है जब स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण और प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। यदि न्यायाधीशों पर किसी प्रकार का दबाव और भारी नियंत्रण हुआ तो वो निष्पक्षतापूर्वक न्याय प्रदान नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। संविधान की रक्षा हेतु। वर्तमान समय में राज्यों द्वारा सामान्यतः संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को अपनाया गया और संविधान की रक्षा का भार न्यायपालिका पर होता है। लेकिन न्यायपालिका संविधान की रक्षा का दायित्व उसी समय भली भांति निभा सकती है जब वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। और स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा कार्य दो प्रकार से करती है। पहला, संविधान की धाराओं की स्पष्ट व्याख्या करती है। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा पारित उन कानूनों को जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं, विरुद्ध होते हैं, तथा कार्यपालिका के वो कार्य जो संविधान का उल्लंघन करते हैं उन्हें अवैध घोषित करके न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल कर सकती है। चौथी जो बात है, नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु। निस्संदेह रूप से न्याय और लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व सर्वोपरि रूप से नागरिक अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से। पुराने समय में कार्यपालिका
अर्थात निरंकुश राजाओं की निरंकुशता की प्रवृत्ति थी। आज इस बात की आशंका बनी रहती है कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका नागरिक अधिकारों की आघात न पहुंचा दे। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से नागरिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जा सकती है। और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायपालिका के महत्व को स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति बोस ने अपने एक निर्णय में कहा था कि हमारा कर्तव्य विशेष अधिकार है, कि अधिकार है जिन्हें मूल अधिकार का नाम प्रदान किया गया, मूलभूत बने रहे और नई संसद और नई कार्यपालिका स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करते हुए संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं को उल्लंघन करें। नागरिक अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र न्यायपालिका नितांत आवश्यक है और अमेरिका, फ्रांस, भारत, आयरलैंड आदि देशों के द्वारा संविधानों में न केवल मौलिक अधिकारों की वरन साथ स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था की अधिकार न केवल कागज पर बने रहें बल्कि प्रभावपूर्ण तरीके से अमल में भी लाए जा सकें। अब देखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय क्या क्या हैं। पहला है न्यायपालिका की जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो ढंग है, ये न्यायपालिका का संगठन है वो किस तरह से होना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 3 विधियाँ प्रचलित हैं। एक जनता द्वारा निर्वाचन, दूसरा व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचन, तीसरा कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। पहले देखें जनता द्वारा निर्वाचन। मॉन्टेस्क्यू के थ्योरी ऑफ सेपरेशन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण सर्वप्रथम फ्रांस में न्यायाधीशों की जनता द्वारा निर्वाचित होने की पद्धति को अपनाया गया और वर्तमान समय में पद्धति स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों, अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में प्रचलित है। इस पद्धति को शक्ति विभाजन सिद्धांत और लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अनुकूल बताया जाता है, किंतु वास्तव में ये पद्धति बहुत दोषपूर्ण है। एक तथ्य है कि यदि जनता द्वारा न्यायाधीशों की निर्वाचन की पद्धति को अपना लिया गया हो तो योग्य व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे। योग्यता और लोकप्रियता 2 पृथक चीज़ हैं। चुनाव में विजय लोकप्रियता के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, योग्यता के आधार पर नहीं। न्यायाधीश पद के लिए चुनाव की व्यवस्था होने पर दम्भी और बकवासी व्यक्तियों के न्यायाधीश बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में प्रत्येक प्रकार निर्वाचन दलबंदी के साथ जुड़ा होता है और न्यायाधीश जब राजनीतिक दल की सहायता से चुनाव लड़ करके अपना पद प्राप्त करेंगे तो उनमें दलीय आधार पर पक्षपात करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी और निर्वाचित न्यायाधीश अपने पुनः चुने जाने की संभावनाओं को बनाए रखने के लिए मतदाताओं को उचित अनुचित रूप से प्रश्न करने की चेष्टा करेंगे। उसे न्याय प्रशासन कठपुतली बनकर रह जाएगा। वस्तुतः निर्वाचित न्यायाधीश कम और राजनीतिक अधिकों लास्कन ठीक लिखा कि न्यायाधीश की नियुक्ति की समस्त पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद रूप से सबसे बुरी है। दूसरा व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों द्वारा स्विस संघ और स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, किंतु ये पद्धति न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के अधीन बना देती है। इस पद्धति में न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार उनका कानूनी ज्ञान, अनुभव, निष्पक्षता, योग्यता नहीं है, वह राजनीतिक दल के नेताओं की कृपा होती है। इस प्रकार न्यायाधीश कभी भी निष्पक्षतापूर्वक न्याय प्रदान करने कार्य नहीं करेंगे। तीसरी जो प्रणाली है कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति में न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन किया जा सकता है, जो विश्व के लगभग सभी राज्यों में पद्धति प्रचलित है और सिद्धांत रूप में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध होने पर भी व्यवहार में पद्धति श्रेष्ठ है। कार्यपालिका द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग न किया जा सके, इसके लिए प्रतिबंध लगाया जा सके। कार्यपालिका सर्वमान्य न्यायिक योग्यता वाले व्यक्तियों या स्थायी न्याय समिति के परामर्श के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। तीसरी जो बात कही गई वो लंबी पदावधि। न्यायाधीशों थोड़े समय के लिए नियुक्त किया जाए तो उसकी स्वतंत्रता का अंत हो सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्रता की रक्षा लंबी अवधि की नियुक्ति द्वारा हो सकती है। न्यायाधीशों कार्यकाल अवकाश प्राप्त करने की अवधि तक रहना चाहिए। पद की सुरक्षा। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की रक्षा में पद की सुरक्षा का विशेष महत्व। न्यायाधीशों की पदच्युति की पद्धति काफ़ी जटिल होनी चाहिए ताकि न्यायाधीश किसी व्यक्ति दल विशेष की दया पर निर्भर न हो। इस कारण अधिकांश राज्यों में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संबंध में महाभियोग की व्यवस्था है और महाभियोग की पद्धति पर्याप्त जटिल होती है और अपनी जटिलता के कारण श्रेष्ठ है। चौथी जो न्यायाधीशों का वेतन। अपनी पुस्तक हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक राजनीतिक तत्व एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा कि मानव स्वभाव है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न है उसके पास संकल्प शक्ति का ही बड़ा बल होता है और ये निश्चित और पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए। अल्प वेतन भोगी न्यायाधीशों की भ्रष्टाचार का शिकार होने की आशंका सदैव बनी रहती है।
न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों का पद केवल ऐसे ही व्यक्तियों को प्रदान किया जाए जिससे व्यवसायिक कुशलता, निष्पक्षता, सर्वमान्य हो। छठी जो बात है, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत का निषेध। शक्ति के दूषित प्रयोग को रोकने के लिए भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने के लिए निषेध किया जाए। इतनी व्यवस्था तो अवश्य की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जिन न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, कम से कम उन न्यायालयों या उनके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत अन्य न्यायालयों में वकालत कार्य नहीं कर सके। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए। एक व्यक्ति के सत्ता उपभोक्ता साथ साथ न्यायाधीश होने पर स्वतंत्र न्याय की आशा नहीं की जा सकती। इसी बात को दृष्टि में रखते भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखने की बात कही गई है और भारतीय संघ की अधिकांश इकाइयों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया। और यदि ये तमाम व्यवस्थाएं कर दी जाए तो निश्चित रूप से निस्संदेह रूप से न्यायाधीश स्वतंत्रतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। थैंक्स।